नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का जो होता है वो थ्योरी होता है मैथ में। तो इस बात को सभी कोई जानते होंगे जो भी सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पेडागोजी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग भी आंसर कीजिएगा कि कौन सा सही होगा। ओके, और ये जो पेपर है 4 फरवरी 2022 में 2023 में जो CBT मोड में एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से बहुत ही आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेंगे। और आपको लगे कि ये पॉइंट नोट करने वाले हैं तो ज़रूर नोट करें आप लोग, क्योंकि बहुत ही बेटर तरीके से क्लास होने वाला है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षण एवं अधिगम शैली में जो गतिविधि होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन है, जिनमें अधिगमकर्ता कि केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। यहाँ पे केवल शब्द मैं बार बार बताती हूँ, केवल वर्ड जहाँ भी देखे वो आपका गलत जाता है, इसलिए केवल देखकर इस ऑप्शन को कट करें। ओके, ऑप्शन बी है, जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित है। यहाँ पे आम दिनचर्या वाला जो खेल होता है वो EVS में बहुत ज़रूरी होता है और उसमें सही जाता है। लेकिन मैथ पेडागोजी में मैथ जो होता है वो आम दिनचर्या पे आधारित नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सबसे बेटर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। बहुत ही बेटर है। पहले बच्चा को मूर्त चीज़ हो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सिखाना है बच्चों को किसी भी वस्तु को ले करके, फिर अमूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ेंगे तो बहुत बेटर होगा। ऑप्शन सी आपका सबसे ज़्यादा सही है। और इसमें डी में क्या कह रहा है, हस्तक्षेप शामिल हो, तो हस्तक्षेप वर्ड जो है वो गलत होता है। इस बात को आप ज़रूर नोट करें। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। जब 7.37 और 7.4 में बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। यहाँ पे बच्चा सीधे देख रहा है, उसको ये आइडिया नहीं है। बच्चा इसको 7.37 को 7.37 पढ़ रहा है, तभी ये बच्चा क्या कर रहा है, 7.4 से बड़ा कह रहा है 7.37 को। ठीक है, तो इस तरह का बच्चा जो है त्रुटि कर रहा है। इसके त्रुटि को सही करने के लिए आप क्या समर्थन देंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मानकी प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्रियों के उपयोग द्वारा समझाना। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात करे बच्चा कि दशमलव वाले में कि इस संख्या से इस संख्या बड़ी है, या फिर बच्चा को इस बात को समझने में कठिनाई हो रही है, तो बच्चा को जो है स्थानीय मान नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें कठिनाई ये हो रही है। तो उसमें आपको ऑप्शन में ज़रूर दिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन में स्थानीय मान का ज़रूर प्रयोग किया गया होगा, उसी को आप करेंगे, आंसर बहुत बेटर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे श्याम पट पर लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण देना, अधिक उदाहरण भी नहीं देना है। और यहाँ पे है पाठ्य पुस्तक को देखने के लिए प्रेरित करना, ये भी आपका गलत है। ठीक है, सबसे बेटर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, 5128 में क्या जोड़ना था, 2007
707, ठीक है। इसको ऐड करना था तो बच्चा इसमें त्रुटि कर दिया है, यहाँ पे गलती कर दिया है। तो ये जो त्रुटि जो है, इसमें बच्चा को इस त्रुटि में सहायता करने के लिए एक सर्वाधिक युक्ति कौन सी है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के जांच करने के लिए कहें। तो यहाँ पे सहपाठी द्वारा जांच किया जाएगा इस प्रश्न को, तो इसका सॉल्यूशन बच्चा को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत कहा। ऑप्शन बी है विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहे। तो ये बात काफ़ी सही है। यहाँ पे कितना स्टूडेंट जो है तुलना देखकर गलत कर देंगे, क्योंकि तुलना जो शब्द होता है वो गलत होता है, लेकिन अच्छे चीज़ के लिए आप तुलना कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को पढ़कर आप ये आपको करना है कि क्या ऑप्शन में कह रहा है सेंटेंस गलत है कि सही, तब जाके आपको किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब इस तरह के बात करें कि बच्चा हासिल की जोड़ में उसको त्रुटि हो रही है, हासिल की जोड़ करने में त्रुटि हो रही है बच्चा को, तो उसे क्या करना चाहिए, सन्निकट का उपयोग करके योग याद कर अपना उत्तर तुलना करने के लिए कहेंगे, तो बेटा बेटर तरीके से वो सीख पाएगा बच्चा, ठीक है। ऑप्शन सी में है प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थियों को अपना उत्तर जांचने के लिए कहना। तो यहाँ पे प्रश्न को दोबारा जांच करने के लिए कह रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहना। तो कैलकुलेटर का उपयोग करके बच्चा नहीं सीख पाएगा बेटर तरीके से, ये भी आपका गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के लिए के रूप में टेसिलेशन यानी कि टाइलिंग जो है का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग जो है ये बताना है आपको, ठीक है। टाइलिंग से आप बच्चा को ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी टाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न ज़रूर देखने को मिलेगा। आप नोट बना लीजिए, सबसे बेटर नोट होगा आपका टाइलिंग लिखकर पैटर्न लिख लीजिए जब भी टाइलिंग आएगा, या फिर टेस्लेशन, तो ऑप्शन में आपको पैटर्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टाइलिंग से संबंधित नहीं है यहाँ पे क्रियाविधक अधिगम को विकसित करने के लिए, ये आपका गलत है। और 1 to 5 के लिए कोण का माप तो करना ही नहीं, कोण पढ़ाना ही नहीं है बच्चा को। और यहाँ पे टाइलिंग से कोई रिलेशन नहीं है स्थानीय मान का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेटर जो ऑप्शन है आपका सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो प्रत्येक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना चाह रही है, ठीक है। इसका क्या कारण होता है, क्या कारण है ये बताना है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। तो विषय वस्तु को कम करने का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि प्राप्तांक के लिए सुधारा जा सके, ये आपका गलत है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, तो यहाँ पे प्रदर्शन की सुधार नहीं करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी में है पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों का भार कम किया जाए, तो यहाँ पे भी भार कम करने की बात कर रहा है, ये भी कोई इसका मतलब नहीं है पाठ्य पुस्तक को कम करने का। और ऑप्शन डी है विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, ये बात बिल्कुल आपका सही है। पाठ्य पुस्तक कम इसलिए किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ताकि बच्चा जो है रटकर सीखने से अलग, रटकर नहीं सीखे, उससे अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, ये आपका सबसे बेटर है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। गणित का शिक्षण और अधिगम जो है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये बात बताना है आपको, और इस बात को आप ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गणित पेडागोजी के लिए। ऑप्शन पढ़िए क्या है। आप क्वेश्चन समझ गए कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण अधिगम केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे कंठस्थ करने पर कह रहा है, कंठस्थ करना गलत होता है जैसा कि आपको पता है, और नोट्स बनाते चलेंगे तो सबसे बेटर नोट बनेगा आपका, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार आप देख लेंगे तो बहुत ही इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी में कह रहा है अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर। ये बहुत सही बात है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार जो है गणित का शिक्षण अधिगम जो केंद्रित है वो है गणितीय खेल पर, पहेली पर और गतिविधि पर, ठीक है। आपका ऑप्शन बी जो है सबसे राइट है। और यहाँ सी में क्या गलत किया? रटंत अधिगम किया, यानी कि स्मरण कंठस्थ वाली बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है। और ऑप्शन डी में क्या गलती कर रहा है? यहाँ पे देखिए, प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों का हल करके। कई प्रश्नों का हल नहीं कराना है बच्चों को ताकि सही प्रणाली विधि सीख सके, तो कई प्रश्न हल कराकर बच्चा को सही प्रणाली विधि नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बताना है NCFSC का मतलब क्या है, यानी कि आपको बताना है NCFSE का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म जो होता है आप इसे ज़रूर नोट करें, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है याद करने वाला है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आप NCFSE लिखकर डैश देकर इस ऑप्शन को ज़रूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समतल पृष्ठों और वर्ग पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि सर्वाधिक उपयोगी है? ये बताइए आपको क्या करना है। समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बीच में जब अंतर करके बच्चा को मदद करना है, उसके लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होगा, ये बताना है। ऑप्शन ए है समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना। तो यहाँ पे मॉडल दिखाने से बच्चा का जो कार्य विधि है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, दिखाने से सिर्फ नहीं होगा। विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, यहाँ भी वीडियो दिखाने वाली बात कर रहा है, तो वीडियो दिखाकर आप बच्चा को मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसके बीच मदद करना है? समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बीच में मदद करना है, ठीक है। और ऑप्शन सी है एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविम वस्तुओं जैसे कि गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। ये बात तो बहुत बेटर बोला। अगर बच्चा वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ के बारे में समझ नहीं रहा है या फिर उसको अच्छा तरीके से समझा रहे हैं, तो आप विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे कि गोला, बेलन, घन, ये सब लुढ़का कर और फिसला कर दिखाएंगे बच्चा को, तो क्लियर रूप से बच्चा को समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन समतल पृष्ठ वाला है और कौन वक्र पृष्ठ वाला है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी जो है सबसे बेटर है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या गलती कर रहा है? श्याम पट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पे श्याम पट पे लिखने से नहीं होगा। बच्चा को जब प्रैक्टिकल बताएंगे तो बच्चा बहुत ही बेटर तरीके से सीख पाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा
उपयुक्त कथन का प्रमाण दे रहा है, ये बताना है। बच्चा को गणित कैसे सिखाना है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, ये शायद कूट लग रहा है, आपका कूट है। देखिए कूट को देख कर करना है कि कौन सही होगा। ओके, यहाँ पे देखिए कह रहा है फर्स्ट नंबर, शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करता है, विद्यार्थी को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी भाई प्रतीक्षा क्यों करेगा, ये तो गलत है, प्रतीक्षा नहीं करवाना है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात कर रहा है, इसलिए आपका ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। ओके, और थर्ड है विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधि को सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा यानी कि इसको छोड़कर क्या करना है, कार्यविधि में जो की समझ है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। कितना स्टूडेंट है यहाँ पे सटीक देखेंगे और इसको गलत कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ना है कि क्या कहना चाह रहा है आपका सेंटेंस, ठीक है, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा यानी कि उसको नहीं लेना है, बल्कि इसके बदले में कार्यविधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करना है। ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपका। थर्ड सिर्फ सही गया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एक परवेज नाम का स्टूडेंट है, वो प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे परवेज जो है वो गणित का अध्यापक है, ठीक है, और अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उसमें वस्तुओं की विभिन्न समुच्चय देता है और उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है परवेज का, वो बच्चों में किस तरह के विकसित करने का प्रयास कर रहा है, कैसा उसमें भावना विकसित कर रहा है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा। तो यहाँ पे संख्या पढ़ाते हुए वस्तुओं को विभिन्न समुच्चय देता है, तो विभिन्न समुच्चय देने में और कुल संख्या बताने के लिए जब कहता है तो वर्गीकरण की अवधारणा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा समुच्चय बताना, यानी कि उसको गणना करके बताना है। तो यहाँ पे गणना वाला आपका सही जाएगा, यानी कि संख्याओं के गणन संख्या यानी कि कॉर्डिनल बोध करेगा, बोध को विकसित करने का प्रयास कर रहा है परवेज। ओके, आपका ऑप्शन डी जो है सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। जो बच्चा गणित पढ़ने में, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थी को सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। जो बच्चा अभिप्रेरित नहीं है उसको किस तरह का जो सेंटेंस है वो बच्चा को प्रभावित करेगा, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक सार्व कक्षा परीक्षा। तो यहाँ पे सार्व कक्षा परीक्षा से बच्चा जो है अभिप्रेरित नहीं होगा। और एक प्रश्नावली दिया गया है, ये भी आपका प्रश्नावली वाला बात गलत होता है, ऑप्शन बी भी गलत है। और ऑप्शन सी है क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, ये बात बिल्कुल सही है। क्रियाकलाप आधारित जब आप बच्चा से मूल्यांकन कर रहे हैं तो बच्चा गणित को सीखने में रुचि लेगा, वो अभिप्रेरित होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। और यहाँ पे निर्देशित शिक्षण जो होता है वो गलत होता है, इस बात को नोट कर ले, बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राथमिक स्तर की NCERT कि गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। यानी कि NCERT गणित की पुस्तक में विविध रूप से क्या सम्मिलित रहता है, कहानी, कविता
और पहेली ये सभी शामिल होते हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, यानी कि कविता, कहानी, पहेली ये सब पाठ में शामिल करने का क्या उद्देश्य है ये बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को कम करना। यहाँ पे कम करना वाला बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी है बच्चों की गणित के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। गणित में जो है अगर कहानी शामिल किया जा रहा है, कविता शामिल किया जा रहा है या फिर पहेली, तो ये जो है बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं पे दैनिक जीवन वाला भी बेटर होता है गणित के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है, ओके। और यहाँ पे बच्चों की फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध कराना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध नहीं कराना है। और यहाँ पे हास्य परिहास के लिए अवसर देना, ये भी आपका गलत है। सबसे बेटर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। ये बताना है आपको कि एक रचनावादी कक्षा में जो है गणितीय गतिविधि को जो निरूपित नहीं करता है उसे बताना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका गलत है, उसे चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है। तो यहाँ पे रचनावादी कक्षा में जो है जो निरूपित नहीं करता है, निगेटिव को खोजना है, तो विभिन्न आकृति को वर्गीकृत करना, ये तो बहुत ही बेटर बात है। और ऑप्शन बी है एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। ये भी आपका सही है, बेटर होता है। ये जब बच्चा जो है एक कहानी की रचना करेगा अपनी अवधारणा के आधार पर, तो बहुत ही बेटर होता है, ओके। और ऑप्शन सी है एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। ये भी आपका बेटर है। और ऑप्शन सी है श्याम पट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिखना, यही आपका गलत है। ऑप्शन डी नकल करना या फिर श्याम पट्ट पर से छापना, ये सब गलत होता है। तो निगेटिव पूछ रहा था, यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। नैदानिक परीक्षा के लिए क्या उपयुक्त है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की समझ में रह गई कमियों की पहचान करने में मदद करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप नैदानिक परीक्षा लिखकर डैश देकर ये लिख सकते हैं कि नैदानिक परीक्षा जो होता है बच्चों की समझ में रह गई कमियों की पहचान करने में मदद करता है, ओके। सबसे बेटर ऑप्शन आपका ए है। ये नैदानिक परीक्षा का ये मतलब नहीं है कि माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी करे, और नामीकरण तो गलत होता है। और यहाँ पे सत्र अंत में परीक्षा वाला बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, ओके। सबसे बेटर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, बट देखिए क्वेश्चन को। एक शिक्षक या शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। वह विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक या फिर शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा जो कक्षा कक्ष है कक्षा कक्ष न ही आयताकार और न ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो कैसे ज्ञात होगा। बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है ये बताना है आपको। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका या फिर जो शिक्षक हैं वो अपने कक्षा में क्या बता रहे थे, केवल आयताकार और वर्गाकार आकृति का प्रयोग करके वो क्षेत्रफल ज्ञात करना बता रहे थे, ठीक है। तो एक बच्चा उस कक्षा की बच्चा एक टीचर से सवाल कर रहा है कि अगर मैं इस कक्षा कक्ष में हूँ, या जो कक्षा कक्ष ना देखने में इसका आयताकार लग रहा है और ना ही वर्गाकार लग रहा है, तो मैं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूँगा, ये क्वेश्चन टीचर से कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बच्चा के अंदर इस
किस कौशल का विकास हो रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी, ये बात गलत है, कमी नहीं है यहाँ पे बच्चा में। विद्रोहपूर्ण, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कक्षा में शरारती हो रहा है, ये भी गलत है, शरारती नहीं हो रहा है बच्चा। बच्चा जो है क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बच्चा क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण क्वेश्चन कर रहा है या फिर तर्कपूर्ण कर रहा है, ये आपको माइंड से क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, चलिए आपका 60 प्रश्न जो है वो ख़त्म हो चुका। 60 का आंसर आपका डी होगा, सबसे बेटर। अर्थपूर्ण वाला सही जाता है और तर्कपूर्ण, गणित के लिए अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण बहुत बेटर होता है। गणित पेडागोजी आपका 60 तक ख़त्म हो चुका और नेक्स्ट वीडियो में आपका ईवीएस होगा। और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।